उसका पढ़ लिया था प्रोकैरियोट्स में कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं प्रोकैरियोट्स में फॉर द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, वो हमने पढ़ लिए थे। ओके। प्रोकैरियोट्स में हमने ये सीखा था कि उसका थोड़ा सिंपल होता है, सिंप्लीफाइड होता है डीएनए उसका। 3 स्टेप्स हमने पढ़े थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमने पढ़ा सिग्मा फैक्टर मेन रोल प्ले करता है। एलोंगेशन में हमने पढ़ा कि चेन को हमको इंक्रीज करना पड़ता है उसमें। और टर्मिनेशन में हमने पढ़ा कि जो रो फैक्टर है वो मेन रोल प्ले करता है। ठीक है। इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हो क्या रहा था, हमको डीएनए से आरएनए बनाना है। ठीक है। डीएनए से आरएनए बनाने के लिए सबसे पहले तो एंजाइम चाहिए होगा कोई ना कोई। दैट एंजाइम वाज व्हाट, आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। अब इस आरएनए पॉलीमरेज को कोई ना कोई प्रोमोटर सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा। और उस प्रोमोटर सीक्वेंस को ढूंढने के लिए क्या चाहिए वहां पे? सिग्मा फैक्टर चाहिए, चमकता हुआ सिग्मा फैक्टर याद होगा। वहां पे आके आरएनए पॉलीमरेज अपना बाइंड हो जाएगा। एक बार आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया, उसके साथ साथ और भी चीजें साथ में बाइंड होकर धीरे धीरे इस डीएनए को खोलेंगी। और साथ ही साथ इस तरह से न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट जुड़ते रहेंगे। ठीक है, आरएनए है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट ही जोड़ेंगे। आरएनए डीएनए मैंने बताया था सब सेम है, एक्सेप्ट कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हमें और डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। ठीक है। तो धीरे 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 एलोंगेट होगा। ठीक है, धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा, एलोंगेट होगा। धीरे जैसे ही 10 न्यूक्लियोटाइड तक पहुंच जाएगा, सिग्मा फैक्टर निकल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, एलोंगेशन होगा, बढ़ेगा जितना आरएनए चाहिए। ठीक है। फाइनली उसमें जाके कोई ना कोई एक टर्मिनेशन सीक्वेंस आएगी। ठीक है। जब जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेशन सीक्वेंस यानी कि रो फैक्टर के पास पहुंचता है तो उसको पता चल जाता है हाँ ठीक है अब बस करना पड़ेगा, बन गया जितना आरएनए बनना है। ठीक है। तो उस समय में क्या होता है, ये आरएनए स्प्लिट हो जाता है और ये फ्री हो जाता है बाहर। ठीक। अगर तो प्रोकैरियोट है तो उसमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नहीं लगेगी, इसी को यूज कर लिया जाएगा। अगर तो वो यूकैरियोट है तो हमको इसमें एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग देनी पड़ेगी। ठीक है। वो एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हमको क्या देनी पड़ रही थी, या तो हमको इसमें स्प्लाइसिंग करवाना है। स्प्लाइसिंग क्या होता है, बीच में जो इंट्रॉन सीक्वेंस थी उनको निकाल के डिलीट करना है। और फाइनल जो हमें पूरा प्रोडक्ट मिलेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन्स होंगे। ये स्प्लाइसिंग प्रोसेस हमने की थी। ठीक है। दूसरा प्रोसेस हम क्या करवा सकते हैं इस आरएनए के साथ, कैपिंग। ठीक। कैपिंग में हम क्या कराएंगे कि इसमें हम जो इस आरएनए का 5 प्राइम एंड है, इस 5 प्राइम एंड पे हम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एम मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट MGTP ये यहाँ पे बाइंड करवा देंगे इसके 5' एंड पे। ठीक है, कैप लगा देंगे इसकी। ठीक। तो ये हो गई कैपिंग, ये प्रोसेस ये बहुत जरूरी होता है ताकि जो ये आरएनए है जब हम साइटोप्लाज्म में भेजे तो कहीं ये डिग्रेड ना हो जाए। ठीक है। तो ये हम कैपिंग में कराते हैं। टेलिंग में क्या होता है, कैपिंग अगर इस सिर पे हम कैप पहनते हैं तो टेलिंग बिल्कुल पोस्टीरियर रीजन पे होगा। तो पोस्टीरियर रीजन इसका क्या है, 3' और 3 प्राइम एंड। ठीक है। 3 प्राइम एंड पे क्या करेंगे हम, अराउंड 200 से 300, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज। ठीक है, ए रेसिड्यूज। ओके। तो 200 से 300 ये एडेनिन यहाँ पे हम जोड़ देंगे। ओके। ये हो गई टेलिंग। तो हमने क्या क्या किया, जो आरएनए बना यूकैरियोट्स में उस आरएनए को फाइनली हमने बहुत सारी प्रोसेसिंग लगाई। पहले तो स्प्लाइसिंग करवाई, ठीक है, कैपिंग करवाई 5 प्राइम एंड पे, फिर टेलिंग करवाई 3 प्राइम एंड पे। कैपिंग में मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया, टेलिंग पे बहुत सारे एडिनोसिन जोड़ दिए। ठीक है, ये सब प्रोसेसिंग हो रहा है, आरएनए को तैयार किया जा रहा है ताकि साइटोप्लाज्म में भेजा जा सके। ठीक है। अब ये जो एमआरएनए है, this mRNA is now fully prepared to go outside from the nucleus to the cytoplasm. अब ये completely ready है कि हम इसको न्यूक्लियस से बाहर भेज सके और ये कोई ना कोई राइबोसोम को देख के फिर उससे जुड़ जाए और प्रोटीन्स बनाए। बात आई अब प्रोटीन्स बनाने की। ठीक है। तो जब प्रोटीन्स बनाने की बात आती है तो फिर नेक्स्ट आपका प्रोसेस आ जाता है, दैट इज ट्रांसलेशन। क्या प्रोसेस आ जाता है, ट्रांसलेशन। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम द आरएनए।
ठीक है। इसी के अंडर आपका सबसे पहला पॉइंट आता है अबाउट जेनेटिक कोड। क्या है ये जेनेटिक कोड, होता क्या है? जेनेटिक कोड बेसिकली क्या है? इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन mRNA दैट कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। ठीक है, जो mRNA आपका बना है, उस mRNA में आपको पता है कोई ना कोई बेस होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड है बट बेस तो होंगे इनके पास। ठीक है, ये जो बेस का सीक्वेंस है, ठीक, ये बेस का सीक्वेंस डिसाइड करता है कि इस mRNA से कौन सा प्रोटीन बनेगा। कैसे? सी, मान लीजिए ये एक mRNA है और यहाँ पे मैंने ये बेस इसके बना दिए। मान लो ये है AGCUAGC। ठीक है, ये बेस मैंने यहाँ बना दिए mRNA। ओके, तो मान लीजिए इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन हमने अभी सिलेक्ट किया है। ठीक है, और ये है नेक्स्ट पोर्शन। ओके, mRNA में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपलेट्स बना देते हैं, 3-3 के बना देते हैं ट्रिपलेट्स। ठीक है, 3-3 के हमने बना दिए ट्रिपलेट्स। इन ट्रिपलेट्स को हम लोग बोल देते हैं कोडोन्स। ठीक है, हर एक कोडोन, हर एक कोडोन क्या करेगा, कोई ना कोई एंटी कोडोन शो करवाएगा ऑन दी टीआरएनए। कैसे? See, ये mRNA है। ठीक है, mRNA क्या करेगा, कोई ना कोई टीआरएनए से जाके बाइंड करेगा। राइट, mRNA कोई ना कोई टीआरएनए से जाके बाइंड करेगा। ठीक है, टीआरएनए का काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए है। ये क्या करेगा, इस mRNA के पहले कोडोन्स को देखेगा, अच्छा मेरे पास ये वाला कोडोन आया है। ठीक है, अब टीआरएनए को पता चल गया, हाँ ठीक है ये वाला कोडोन है, तो इसके लिए ये वाला अमीनो एसिड जोड़ना पड़ता है। ठीक, फिर धीरे धीरे ये mRNA इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा तो यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला कोडोन आ जाएगा। ठीक है, GCA था नेक्स्ट कोडोन, GCA यहाँ लिख दो, GCA। ठीक है, मान लो अगला है AUU। ठीक, GCA आ गया। ओके, GCA आया है, ठीक है, इसके लिए हमको ये वाला अमीनो एसिड जोड़ना पड़ेगा, सेकंड अमीनो एसिड जुड़ गया। फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, अमीनो एसिड आगे 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 शिफ्ट होता जा रहा है। तो आगे क्या है, AUU। AUU कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इस टीआरएनए को पता चला, हाँ ठीक है AUU आया है, तो इसके लिए हमको ये वाला अमीनो एसिड जोड़ना है, थर्ड अमीनो एसिड जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड्स टीआरएनए पे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, बिकॉज द एंटीकोडोन लूप ऑफ टीआरएनए, anticodon loop of tRNA was able to recognize the codons of mRNA। ये क्या है पूरा आपका, this is what, this is mRNA। The anticodon loop of tRNA was able to recognize the mRNA codons and therefore they were able to arrange the amino acid accordingly। When lots of amino acid are joined together, then they form प्रोटीन। जब रिक्वायर्ड डिजायर्ड नंबर ऑफ अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, फाइनली वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन। इस तरह से बनते हैं प्रोटीन। ठीक है, ऐसे कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, जैसे प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक, ओके, तो ये तो हो गया कोडोन्स के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि मान लो ये है एक कोडोन, ये है दूसरा कोडोन, ये है तीसरा, ये है चौथा, मान लो। ठीक, रूल क्या होता है कि एक से ज्यादा कोडोन, ठीक है, दिस इज कोडोन 1 2 3 4। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स है, यहाँ पे कोई ना कोई बेस ट्रिपलेट्स है। ठीक, ये है मान लो AUG, ये है मान लो UAA, ये है मान लो CAA। ठीक है, ये जो कोडोन्स हैं, हो सकता है कि एक से ज्यादा कोडोन, हो सकता है कि एक से ज्यादा कोडोन आपके अमीनो एसिड के लिए सेम हो। मान लो अमीनो एसिड है ल्यूसीन।
मान लो ल्यूसिन अमीनो एसिड है, उसके लिए तीनों कोडोन जो है वो ल्यूसिन ही बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, मान लो यहाँ पे था एक्स वाई जेड बेस। ठीक है, ये जो एक्स वाई जेड बेस है, ये एक्स वाई जेड, ठीक, और दूसरा बेस हो गया मान लो ए बी सी। ठीक, ये सिर्फ हाइपोथेटिकली बता रही हूँ, ए बी सी। ठीक, तो पहले एक्स वाई जेड आ गया, ओके, टीआरएनए ने इसके खिलाफ बना दिया अमीनो एसिड ल्यूसिन। नेक्स्ट आ गया एबीसी, एबीसी जब आया उसके खिलाफ भी टीआरएनए बना दिया ल्यूसिन। ओके, so more than one codon can code for single amino acid, and this property of genetic code, जिसमें एक से ज्यादा कोडोन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं या एक ही अमीनो एसिड बना सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीजेनरेट प्रॉपर्टी। डीजेनरेट प्रॉपर्टी ऑफ कोडोन्स, जिसमें मोर देन वन ट्रिपलेट कोडोन कैन कोड फॉर सिंगल अमीनो एसिड। ठीक, अपने पास कितने कोडोन्स है टोटल, हमारे पास टोटल 64 कोडोन्स है। क्या है हमारे पास 64 कोडोन्स, जिसमें से 61 कोडोन जो है दैट कोड फॉर अमीनो एसिड्स, और बाकी के बचे 3 कोडोन, दीज आर नोन एज स्टॉप कोडोन। दीज आर नोन एज व्हाट, दीज आर नोन एज स्टॉप कोडोन, और इनसे कोई अमीनो एसिड नहीं बनता। ये बेसिकली तब आपके आते हैं जब आपको स्टॉप करना होता है अमीनो एसिड को जुड़ने से। ठीक है, इन स्टॉप कोडोन के क्या क्या नाम है, उआ, ए उआग, यूएजी, उगा, उआ, उआग, उगा। ठीक है, यूएजी, यूजीए, ये है आपके स्टॉप कोडोन, ये याद रखने होते हैं आपको। ठीक है, स्टॉप कोडोन है तो कोई ना कोई स्टार्ट कोडोन भी होगा, तो स्टार्ट कोडोन क्या है, AUG, AUG इज दी स्टार्ट कोडोन। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर mRNA पे है AUG, तो यहाँ पे होगा स्टार्ट अमीनो एसिड का जुड़ना। अगर mRNA पे आ गया कोई भी एक स्टॉप कोडोन, मान लो UAA, दिस इज अ स्टॉप कोडोन, राइट। तो ये जो स्टॉप कोडोन जब आएगा यहाँ पे UAA, इस तरह से चलता जा रहा है mRNA, है ना, कभी ना कभी तो यहाँ पे आएगा ही। ओके, UAA, टीआरएनए को पता चल गया स्टॉप कोडोन आ गया, ओके, स्टॉप कोडोन आ गया। अब हमें जितने भी अमीनो एसिड मान लो बन गए थे उनको स्प्लिट करा के रिलीज करवाना है, स्टॉप करना अब हमको अमीनो एसिड को जोड़ना। ठीक है, तो इसी वजह से यूएए जो है स्टॉप कोडोन बोला जाता है। उसके बाद कोई भी अमीनो एसिड आगे नहीं जुड़ता। आपकी बुक में पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है अबाउट दी जेनेटिक कोड। कैसे दिया हुआ है वो डायग्राम, कोडोन्स आप कैसे याद रख सकते हैं, UCAG, UCAG, और यहाँ पे UCAG, ऐसे ही आगे सारे। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं, इससे क्या होगा आपको सीक्वेंस याद रहेगी। तो दिस इज UUU, पहला क्या हो गया ये, UUC, दूसरा क्या हो गया ये, UUA, तीसरा क्या हो गया ये, UUG, चौथा क्या हो गया जी। इस तरह से आप सारे बनाएंगे। ठीक है, और उसी के साइड में उसका अमीनो एसिड भी लिखा हुआ है, कौन सा वो कोड करेगा। जैसे UUU एंड UUC, ये दोनों ही फिनाइल एनालिन के लिए कोड करते हैं। UUA, UUG दोनों ही ल्यूसीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, इस तरह से बाकी सारे भी हैं। ओके, दिस वाज अबाउट योर जेनेटिक कोड। ठीक, जेनेटिक कोड के बाद आता है आपका म्यूटेशन का एक छोटा सा पॉइंट। म्यूटेशन क्या है, आपके डीएनए में कुछ ना कुछ चेंज आ गया। म्यूटेशन या तो पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है या तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन एज द नेम सजेस्ट, सिंगल बेस पेयर रिजल्ट्स इन द म्यूटेशन। ठीक है, एक ही बेस पेयर होता है, वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया,
सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया में आपका जो ग्लूटामेट अमीनो एसिड है, ग्लूटामेट अमीनो एसिड आपका कन्वर्ट हो जाता है वेलिन में, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। दिस इज वन ओनली वन शिफ्ट, ठीक है, बस एक ही बेस पेयर में चेंज आ रहा है। ओके, उस एक बेस पेयर में चेंज आने की वजह से जो नॉर्मली ग्लूटामेट बनना था, क्योंकि वो एक बेस पेयर चेंज हो गया, उसकी वजह से अब वेलिन बन रहा है, जिसकी वजह से पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन हो सकता है। एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? जब when there is loss or gain of two or more bases, one or two bases, कुछ भी हो सकता है, when there is loss या gain of one या two बेस पेयर्स, एक या दो बेस पेयर का लॉस या गेन कुछ भी हो, उससे क्या होता है, पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम जो है वो चेंज हो गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट शिफ्ट में क्या था? खाली एक बेस के चेंज होने की वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड में थोड़ा सा चेंज आ रहा था, बाकी सब सेम था, कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक में चेंज आया। बट फ्रेम शिफ्ट में क्या होगा? एक बेस पेयर जो है, मान लो ये एमआरएनए है, इस पे बेस पेयर था ए ए जी सी यू ए सी जी, ठीक है, ये था। ओके, अब हमने क्या किया, इसमें से मान लो हटा दिया जी और सी, इसको हमने डिलीट करवा दिया, जी और सी डिलीट करवा दिया, तो मान लो हाइपोथेटिकली मान लो ये बना रहा था ल्यूसीन और ये बना रहा था एलानिन और आगे जो भी, ठीक है, हमने दो हटा दिए, दो हटा दिए, तो अब क्या बचा? ए यू ए सी जी, ये बन गया। ठीक है, और इसके आगे और भी आगे चेंज होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, सारे ही चेंज हो गए। अब जो ल्यूसीन बना रहा था पहले, वो बना रहा है फिनाइल एलेनिन। ठीक है, जो पहले एलेनिन बना रहा था, अब वो बना रहा है मान लो ल्यूसीन। ठीक है, और इसके आगे वाला मान लो पहले बना रहा था आर्जिन अमीनो एसिड, अब वो आर्जिनिन की जगह बना रहा है ग्लाइसिन। इस तरह से आगे सारे चेंज होते रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बहुत डेंजरस होता है, बहुत सारा चेंज आ गया। ठीक है, सो दिस इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पूरा फ्रेम ही बदल गया। ओके, फिर आपका आता है एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन और एक्चुअल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन क्या है? बहुत सारे अमाइनो एसिड व्हेन जॉइंट्स टू फॉर्म अ प्रोटीन with the help of peptide bonds in between, with the help of peptide bonds in between। ठीक है, प्रोटीन बनाने से पहले आपको तीनों आरएनए के टाइप का फंक्शन पता होना चाहिए। आपको मैंने पहले भी बता दिया था इसका फंक्शन। तीन तरह के आरएनए हैं अपने पास, कौन कौन से? एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए का फंक्शन क्या है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है, क्या काम होगा इसका? कोई ना कोई कोड्स ये कैरी करेगा, जिसकी वजह से अमीनो एसिड टीआरएनए पे जुड़ सके। टीआरएनए का काम क्या है? इट एक्ट्स एज एन एडेप्टर। इसका काम क्या है? टू ब्रिंग द अमीनो एसिड। ठीक है, टू ब्रिंग द अमीनो एसिड, प्लस इसका काम है एमआरएनए के जो कोड्स है उसको रीड करना। ठीक है, क्या काम है इसका? एमआरएनए के कोड को रीड करना। आरआरएनए का काम क्या है? बेसिकली इट इज द राइबोसोमल आरएनए, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स बनाता है। ओके, जो टीआरएनए की शेप है वो बहुत यूनिक सी शेप है, बिकॉज टीआरएनए है तो एक आरएनए ही। क्या होता है कि है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए टीआरएनए, बट वो अपने आप में इन फोल्डिंग शो करता है, इस तरह से अपने आप में थोड़ी बहुत फोल्डिंग शो करेगा और इस तरह का स्ट्रक्चर बना देगा। है तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, दिस इज 5 प्राइम एंड ऑफ दिस इज 3 प्राइम एंड ऑफ दिस, है तो सिंगल स्ट्रैंड, बट अपने आप में ही लूप बना के ये इस तरह का क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, ओके, ठीक।
हर एक कोडोन के लिए कोई ना कोई टीआरएनए जरूर होगा, एक्सेप्ट फॉर स्टॉप कोडोन, कोई ना कोई टीआरएनए हर एक कोडोन के लिए जरूर होगा। ठीक है, और आपको इसमें जो पता होना चाहिए, ओके। काफी ज्यादा ट्रांसलेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कैसे कैसे होगा वो। ठीक है, तो वो तो मैं आपको पहले ही काफी बार बता चुकी हूँ कि नीचे एमआरएनए, एमआरएनए कोई ना कोई राइबोसोम से बाइंड होगा, एमआरएनए के ऊपर कोई ना कोई कोडोन्स होंगे ट्रिपलेट्स में। ये है 5 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, दिस इज 3 प्राइम एंड ऑफ एमआरएनए, दिस इज सम राइबोसोम। राइबोसोम है मतलब ये सारा काम कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, यूकेरियोट्स में। ठीक है, इस कोडोन से कोई ना कोई टीआरएनए अटैच्ड होगा और वो बनाएगा कोई ना कोई इस कोडोन के खिलाफ अमीनो एसिड, या कोई लेके आएगा इस कोडोन के खिलाफ कोई अमीनो एसिड। ठीक है, ऐसे ही जब नेक्स्ट कोडोन आएगा यहाँ पे उसके लिए दूसरा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके लिए दूसरा अमीनो एसिड जुड़ जाएगा, तो दूसरा अमीनो एसिड जब आएगा तो दूसरा टीआरएनए लेके आएगा उसको। ओके, तो मान लो ये दूसरा था कोडोन, ये पहला था कोडोन, तो इस पहले कोडोन के लिए पहला अमीनो एसिड आ चुका है। ठीक, फिर आएगा सेकेंड अमीनो एसिड लेकर टीआरएनए। ठीक है, सेकेंड अमीनो एसिड जब टीआरएनए लाएगा तो फर्स्ट वाले टीआरएनए को भेज देंगे वापस, सेकेंड वाला यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही जब थर्ड की बारी आएगी तो थर्ड वाला टीआरएनए आएगा अपना अमीनो एसिड लेके, यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा, सेकेंड वाले को भेज देगा। इस तरह से धीरे 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 पूरी अमीनो एसिड की चेन बनती रहेगी। और जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो स्टॉप कोडोन जैसे ही आएगा उसके लिए कोई भी टीआरएनए होता नहीं है, स्टॉप कोडोन आ गया, बंद हो गया अमीनो एसिड का जुड़ना, अब ये यहाँ से स्प्लिट होके अपना प्रोटीन बना देगा। ठीक है, so this was about your translation या protein synthesis. okay, नेक्स्ट आपका आता है पूरा समरी। उस समरी को हम बोल देते हैं सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा बेसिकली फ्रांसिस क्रिक ने हमको बताया। उन्होंने हमें क्या बताया कि हाँ ठीक है, डीएनए से बन रहा है आरएनए, या डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए में ट्रांसफर कर रहा है, आरएनए अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटीन में ट्रांसफर कर रहा है। दिस इज कंप्लीट सेंट्रल डोगमा। और इसके लिए एक उन्होंने बहुत ही इजी सा स्ट्रक्चर हमको दे दिया। कैसे दिया कि मान लीजिए डीएनए, ठीक है, आपको पता है कि डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना इज व्हाट, रेप्लिकेशन। डीएनए से ट्रांसफर होना सारी इंफॉर्मेशन इनटू आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना और बनाना प्रोटीन्स, दिस इज ट्रांसलेशन। करेक्ट, क्या होता है ये, ट्रांसलेशन। ठीक, कभी कभी आरएनए से भी डीएनए बन जाता है, इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोल देते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, ये कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा है जिसमें एक ही डायग्राम में आपको सारे प्रोसेस एक साथ दिख जाते हैं। डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना इज रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से दोबारा डीएनए का बनना इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। ओके, इसको आप याद रखना, भूलना मत, सेंट्रल डोग्मा है। ओके, this was all about your processes of transcription, replication, translation। ये तीनों प्रोसेस थे जो आपको समझने थे अबाउट डीएनए, आरएनए, हाउ दे आर मेड, व्हाट आर देयर फंक्शन। ठीक है, लास्ट जो आपका टॉपिक रह गया है इस चैप्टर में, दैट इज अबाउट दी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसमें लैक ऑफ पुरोन वगैरह आपके सब आएंगे बेसिकली। ठीक है, और साथ में आपके आएंगे इसमें आई थिंक ह्यूमन
हाँ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी है इसमें। तो एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लैक ओपेरोन, ये 2 टॉपिक आपके रह गए, अदरवाइज कंप्लीट चैप्टर इज डन। ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का भी एक छोटा सा पॉइंट है, वो भी आ जाएगा। ओके। सो अब आपका काम क्या है, जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम भी होमवर्क दिया था कि आपको ना फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट क्या होता है, स्टेप वाइज मैनर में आपको लिखना है कि रेप्लिकेशन में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे स्टेप वाइज। ऐसे ही ट्रांसक्रिप्शन में पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, ऐसे ही ट्रांसलेशन में। उससे क्या होगा, आपको आसानी हो जाएगी, कंफ्यूज नहीं होगी। दूसरा, आप एक डिफरेंस चार्ट बना लो बिटवीन 3 आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, और उनके डिफरेंसेस लिखो। ठीक है, उससे कभी भी भूलेगा नहीं आप। चौथी चीज, डायग्राम खुद बनाओ। बुक में तो देख ही रहे हो सब कुछ अच्छे से, कोई बात नहीं, बट डायग्राम्स आप खुद बनाओ। डीएनए का डायग्राम जब तक खुद बनाओगे नहीं, जब तक सब कुछ ठीक से लगाओगे नहीं, आपको याद ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ये डीएनए का एक टर्न है, दिस इज 1 टर्न ऑफ डीएनए। ठीक है, और मैंने आपको बताया था दैट 1 टर्न ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। हम में 1 टर्न ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर। ठीक है। अब कैसे आपको याद रहेगा जब तक आप बनाओगे नहीं। दूसरा क्या चीज है, मैंने आपको बोला कि डीएनए इज मेड अप ऑफ सो मेनी न्यूक्लियोटाइड, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में एक साइड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक है। एक साइड पे उसमें कोई ना कोई शुगर जुड़ा होगा, और एक साइड पे कोई ना कोई बेस जुड़ा होगा। ऐसे ही बाकी सारे भी होंगे, ऐसे ही नीचे नीचे भी चलेंगे सब। ठीक है। तो ये जब तक बनाओगे नहीं तब तक आएगा कैसे आपको सीक्वेंस। बेस पेयर जो है वो जुड़ा होता है दूसरे बेस पेयर के साथ, दूसरी स्ट्रैंड के। वहां भी एक शुगर होती है, एक फॉस्फेट होता है, और ये कंप्लीट कंटिन्यू रहता है नीचे तक। तो एक बार बना के देख लो, आप ही फायदे में रहोगे। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं बनाओगे तो आपको थोड़ा कम ही समझ में आएगा। डीएन जितने भी ये डायग्राम्स होते हैं, इनको खुद बनाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो ऐसे मत सोचना हाँ एक बार देख लिया तो याद हो गया, उस टाइम के लिए तो याद हो जाएगा, पर एंड के लिए याद नहीं रहेगा। तो सारे डायग्राम्स प्लीज खुद बना के देखो। ठीक है। So this was all about today's lecture. Thank you. myself.